मैंने कहा मंच पर घटोत्कच हैं, मैंने घटोत्कच की संख्या बड़े भाई जौहर कानपुरी को दी, लेकिन एक घटोत्कच बीच में धरा हुआ है। ये मंच के गणपति हैं, मैं सही बताऊं सूंड लगाने की देर है, समझ लो गणेश जी बैठे हुए हैं। ये मंच के हमारे देखो हो गया ना, गणेश जी को दूध पिलाया था, अगला दूध के अभाव में पानी पी रहे हैं, बस फर्क इतना सही है। ये यहाँ बैठा हुआ व्यक्तित्व है। मैंने कहा भिंड मुरैना ग्वालियर से डकैतों के इलाके से आए हैं, बड़े आनंद के आदमी हैं, प्रेम मोहब्बत की बातों से नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। कारण इनका ये नहीं है कि कुत्ता, कुत्ते पे इन्होंने बड़ी गजलें लिखी हैं, बड़ी कविताएं लिखी हैं। एकमात्र आदमी जो कुत्तों पे गजलें लिख रहे हैं आजकल, अभी आएंगे सुनाएंगे। इनके एक अंडेर कुत्ते वाली बड़ी प्रसिद्ध गजल है, अभी प्रदीप चौबे सुनाएंगे उस गजल को। मैं सही बता रहा हूं, मैं इनके घर गया, कुत्ता पालने का बड़ा शौक, ग्वालियर में रहते हैं, एक इतना मोटा कुत्ता। मैं घर गया, मैं कहा प्रदीप भाई साहब कमाल कर दिया, बिल्कुल शेर लग रहा है, शेर। तो इन्होंने जो जवाब दिया आपको समझ में आ जाएगा ना मोहब्बत से क्यों नफरत हो गई। सरता शर्मा जी के गीतों को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते। मेरा कारण क्या है, मैंने कहा ना कुत्ता देखो शेर लग रहा है, शेर। कहला साला शेर ही है, मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, साले की शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है इसकी। आपकी ताली कमजोर आ रही है, गजल कमजोर हो रही है। वो गजल सुनाने वाले उसी के इलाके में। मैं सच बता रहा हूं, इतना माइंडेड आदमी आपको पूरे मंच पे क्या पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगा। अभी हम वहां पर एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में गए, नरेंद्र भाई ने हमारे को सबको जीमने वीमने का न्योता दिया पिछले दिनों। अगले आदमी ने बड़ी पंगत लगाई, 500 कार्ड बांटे, और पॉपुलरिटी नरेंद्र भाई की इतनी है कि 5000 आदमी आ गए। अब जो हलवा बनाया वो कम पड़ गया, प्रदीप चौबे भी बुला रखे नरेंद्र भाई चक्कर में। कहला भाई साहब 500 लोग बुलाए थे, 5000 आ गए, हलवा कम पड़ गया। प्रदीप चौबे तो ज्ञानी पंडित आदमी, कहला चिंता मत करो मंत्री जी, इलाज मैं बताता हूं, कुत्ता लाओ। अबे कहने लगे हलवा कम पड़ा है, कुत्ता नहीं कम पड़ा। कहला मैं जो कह रहा हूं करो, कुत्ता लाओ। मंत्री जी ने आपस में फंसे हुए थे, नरेंद्र जी कहला यार कुत्ता लाओ। कुत्ता आ गया, हमारे पीछे पंडित जी खड़े हुए, प्रदीप चौबे कहला अब डंडा लाओ। एक डंडा लाया, 2 मारे कुत्ते के, कुत्ता आगे आ गया, पंडित जी पीछे पीछे। अब लोग हाथ में लेके हलवा खा रहे उस समय। कहले यार इस कुत्ते को क्यों मार रहे हो? कहला मारू नहीं क्या, हलवे के कड़ाव के अंदर मुंह दे के चला गया अभी अभी। लोगों ने हाथ में रखा हुआ हलवा वापिस धर दिया। भाई साहब 500 छोड़ो 5000 को जिमवा लिया, लेकिन हलवा खत्म नहीं हुआ। आदमी ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी आदमी को आपके सामने बुला रहा हूं, किसी के फार्मूले कम पड़ जाए प्रदीप चौबे को बुलाओ। मेरी शादी में आए, अब मैं उन दिनों कुर्ता पजामा पहनता था, पहली बार शादी में कोट पैंट पहने तो टाई पहननी नहीं आती थी। अच्छा बारात में एक ही आइटम है जो किसी को नहीं आता, मरा हुआ कबूतर सा हाथ में लिए घूमते रहते हैं। टाई किसी को बांधनी आती क्या? टाई किसी को बांधनी आती क्या? अच्छा मेरे को लगा ये कई बार विदेश गए हैं, इनको टाई आती होगी। तो मैंने कहा प्रदीप भाई साहब इधर आओ, घोड़ी पे बैठना, टाई नहीं बंध रही। कहला इधर ला। अब ये कभी इधर फंसाए कभी इधर फंसाए, आती इनको भी नहीं थी, लेकिन अगला टाई तो मार रहा मेरे सामने। अब मजे लेना जो इन्होंने बात करके टाड़ी, कभी यूं फंसाए कभी यूं फंसाए, अंत में टाई हाथ में मेरे पकड़ा दी। कहना यार तेरे साइज की नहीं है टाई। जोरदार तालियां बजाइए हाथ के लाफ्टर चैंपियन भाई प्रदीप चौबे। शरीर यहां आए तब तक आप ताली बजाइए, पार्थिव शरीर लेके आ रहे हैं। जो कोई भी बुलाते, बैठ जाइए बैठ जाइए, ताली की जरूरत नहीं है। हाँ मैं तो ऐसा कवि हूं कि आप ताली की जगह मुझको बजा सकते हैं। मेरा इस्तेमाल बड़ा गलत होता है। मैं भी एक अच्छा सा कवि हूँ, एक अच्छा आदमी हूँ, मगर ये लोग मुझे देवता बना देते हैं। मेरे बारे में कहा कि मैं गणपति हूँ। अब गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। छोटा चूहा हूं दादा, और वो तो गणपति की कृपा है कि सवारी पे नहीं बैठे हैं, वरना जो सवारी अभी तक है वो कभी की थी हो जाती। देखिए बहुत शानदार कवि सम्मेलन नरेंद्र वर्मा जी ने कराया है, और मैं 2-2.5 महीने से काफ़ी अपने शरीर से परेशान हूँ, इसलिए ईमानदारी बरतता हूँ। मंच पर शानदार कवि बैठे हैं, जानदार कवि बैठे हैं, मैं अकेला ईमानदार कवि हूँ। ईमानदार कवि वो होता है जो सुनने वालों को जल्दी छोड़ देता है, तो मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। थोड़ी देर सुन लीजिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 महीने से मैं बहुत बीमार हूँ,
मेरे पाँव भी कांपते हैं, सांस भर के आ जाती है, इसलिए थोड़े से ही काम चलाइए। जी जी। मैं सांस ले रहा हूँ। हाँ। और लंबी कविताएं तो अब मैं कभी सुनाता ही नहीं, किसी ज़माने में सुनाता था, अब मैं लंबी कविताएं नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, सामने बैठा कि VIP चल बसा, उसकी लंबी कविता से वो लंबा ही हो गया, उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी होने वाली है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और तालियों की तो बिल्कुल जरूरत मुझे नहीं है, मुझे जौहर साहब से लेकर के और विनीत चौहान तक इस बात की बड़ी शिकायत है। मैं इन लोगों से नाराज रहता हूँ, ये लोग बार बार तालियों के लिए कहते हैं। मैं आप जैसा कि आपके सामने एक पर्सनैलिटी खड़ी है और मुझसे पहले एक पर्सनालिटी यहाँ से गया है, आप देख लीजिए। विनीत चौहान कह रहा था कि मंच पर 2 कवियत्रियाँ हैं, मैं कहता हूँ 2.5 कवियत्रियाँ हैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश की कि मैं क्या कहता हूँ। मैं तालियों के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश के लोग ताली बजाने वाले हो जाएं। मैं तो कॉन्फिडेंस वाला कवि माना जाता हूँ। मैं बहुत मुश्किलों से अपनी कविता पढ़ रहा हूँ साहब, मेरी सांस उभर भर के आ रही है, उस पर मत जाइएगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा क्योंकि मैं अब इतना ही सुना सकता हूँ। मैंने विनीत चौहान से पूछा इतनी तालियां क्यों बजवाता है, तो बोला कि दादा तालियों से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप आती हैं। मैं सचमुच कॉन्फिडेंस वाला हूँ, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग को हज़ारों की संख्या में है। मेरा वो कॉन्फिडेंस है कि एक भी समझदार आदमी सामने बैठा हो तो पूरी रात में अकेले निकाल सकता हूँ। उदाहरण देता हूँ, अभी बरेली में उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम था, 60,000 आदमी पंडाल में थे और 60 कवि मंच पर थे। अब मेरा नंबर तो आखिरी में आता है आजकल, तो वहाँ पर भी आया। जब मेरा नंबर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ। मैं ज़रा भी ना घबराया और मैंने एक अकेले उस आदमी से अपना माहौल बनाया। मैंने उससे कहा कि आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। बस मुझे आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करिए, आपका एहसान होगा। अभी मेरी एंजियोप्लास्टी भी हुई है, मेरे पाँव भी बुरी तरह जल गए हैं। मैं आराम करने के लिए घर में कहा गया हूँ, लेकिन निर्मल दर्शन का बहुत आग्रह था तो मैं उसकी मोहब्बत में आ गया हूँ आपके बीच थोड़ी देर। अब मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो आपके सुनने लायक है। आप ये मत सुनना कि मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप पर देखना। आप ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ, बस यही मेरी अदा है आजकल। सांस तो मेरी भर भर के आ रही है, फिर भी कोशिश करता हूँ। कुर्सी से सांस का क्या ताल्लुक, फिर भी कह दीजिए कुर्सी, अपनी ही कुर्सी दे दो। बात आप सही कह रहे हैं, वैसे बैठ के सुना सकता हूँ थोड़ी देर। मैं वाकई बहुत बीमार हूँ, इसलिए वो आप महसूस कर। ये जिंदगी में मेरा पहली बार बैठ के काव्य पाठ करने का अवसर है। खड़े होकर पढ़ने में कोई मज़ा ही और आता है, लेकिन आप मज़ा लेने की कोशिश कीजिए और देख लीजिए कि अपनी तबीयत के हिसाब से मैं किस प्रकार की कविताएं सुना रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप ये मत देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। साली ने जीजा से कहा, बात का मजा दीजिएगा आपको। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ।
बस आप मेरा मिजाज देखिए, और इन्हीं इशारों से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। अब मैं 67 साल का हो गया हूँ। भरी जवानी में मैं जब बड़ी जोश की बातें कहता था, आजकल मैं होश की बातें कहता हूँ। तो मैं होश की बातें आपको सुना रहा हूँ, मजा लीजिए, बारीकी का मजा लीजिए। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। और देखिए ये भी बात आपको पसंद आएगी, अपने ढंग से कहता हूँ। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, क्या सुंदरता थी, आधे घंटे तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। धीरे धीरे मजा लीजिए, ये घर जाके भी समझ में आ सकती है। मैं आपको और भी हंसी की सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं अपना खाता ऐसे ही खोलता हूं। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। एक और सीन सुनाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। एक किताब में पढ़ा कि अगर कोई पति, इसको भी सुनिएगा, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है, बस ऐसे थोड़ा पहलेपन से काम लेता हूं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। और बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है? नहीं, बोतल खोलने का काम तो मैं खुद भी कर लेता हूं। आज मैं अपना काम ऐसे ही चलाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी पड़ोसन बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती है। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप ये हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, लाल झंडी देखकर गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं चली जाए। यकीन जानिए मैं अच्छी ही बात कहने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे उम्र में बड़ा हूँ, कविता में तो बड़ा नहीं हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, मेरे अपने अनुभव हैं। हाथ से कभी बदनाम होते हैं कि उनको सुन जी 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 जी। इस देश में पीछे वालों से ही खतरा है। सामने वाले तो बेचारे ताली बजाते हैं, पीछे वाले केवल बजाते हैं। मजा लीजिए, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा मजा लीजिए। आज मेरा थोड़ा मजा लीजिए। आप यकीन कीजिए, इन सब की तरह से मैं भी शरीफ आदमी हूँ और गंभीर बात ही कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इमेज हास्य रस के कवि की है, इसलिए लोग शक करते हैं कि ये आदमी गंभीर नहीं हो सकता। अभी ग्वालियर में वर्ल्ड डॉक्टर डे पर, सुनने लायक बात है ये, वर्ल्ड डॉक्टर डे पर ग्वालियर के डॉक्टर ने मुझको बुलाया और मुझसे कहा कि जनता हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती है कि हम पैसा कमाऊ मशीन हो गए। आप ज़रा दोस्तों को समझाइए, लोगों को समझाइए, उन्हें बताइए कि हम उनकी कितनी चिंता करते हैं। तो मैंने एक स्पीच दी था थोड़ी देर की, खूब तालियां बजी, आप भी उसका मज़ा लीजिए। मैंने लोगों से कहा कि भाइयों और बहनों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है। डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। देखिए अच्छी बात थी, तभी आपने तालियां बजाई, वहां भी लोगों ने बजाई, मगर डॉक्टरों ने अकेले में मुझको बजाया। बोले क्यों भाई, हमारे बारे में ऐसा कह रहा था। मैं कहा मैं तो ठीक ही कह रहा था, मगर आपको खुद पता नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर लोग आपके पीठ पीछे कहते हैं कि जब भगवान आदमी से नाराज होता है
तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज होता है। बहुत अच्छा है। ये मैं पहली बार ही बीमार पड़ा हूँ, समझिए, इस बुरी तरह से कभी नहीं पड़ा था। लेकिन 2-3 साल पहले एक मेरा माइनर ऑपरेशन हुआ, बहुत माइनर। माइनर से क्या होता है साहब, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, शब्द ही खतरनाक है, डराने वाला है। मैं डरा हुआ था, डॉक्टर के पास में गया, मैं डॉक्टर के सामने पड़ा था, डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़ा था। डॉक्टर मेरी घबराहट को भांप दिया और मुस्कुरा के मुझसे पूछा, डर लग रहा है? मैं कहा डॉक्टर साहब डर तो लगेगा ही, जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूँ, पहली बार मेरा ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर बोला कि मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। मैं तो नहीं डर रहा। मैं तो नहीं डर रहा। मैंने कहा तू कर रहा है, मेरा हो रहा है। साइकोलॉजी अलग अलग होती है। लेकिन असली बात तो ये है कि वहां पर मैंने एक नजारा देखा, एक नर्स अपने हाथ में वरमाला, फूलमाला लिए खड़ी थी। फूलमाला लिए खड़ी थी। हाँ, मरीज को तो वरमाला ही लगी। तो मैंने सोचा कि ये इस डॉक्टर के ऑपरेशन चैम्बर में एक औरत फूलमाला लेके क्यों खड़ी है, वो भी नर्स। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि साहब ये फूलमाला किस लिए? तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है ना, अगर ये सफल हो गया तो मेरे लिए। वरना ये आपके लिए तो हो ही जाएगा। बड़ी मुसीबतें आती हैं साहब। बच्चों पे किसी ने कविता नहीं सुनाई, बच्चों पे किसी ने साहित्य नहीं सुनाया। मैं आपको बच्चों से जोड़ना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के डॉक्टर मास्टरों से जोड़ना चाहता हूँ। किसी जमाने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल वो भाले होते हैं। कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं। हाँ। उनके पास से बड़ा दिमाग है, मास्टर के पास में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मास्टर का आतंक तो रहता है। आज भी मास्टर 16वीं शताब्दी वाला बीड़ी खींचू। तो मैंने आपको कुछ बातें सुनाता हूँ कि कुछ मास्टरों में और बच्चों में क्या बातें हो रही थी, वो मैं आपको सवाल जवाब सुनाता हूँ। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला अब लालू दूध देगा। अब लालू दूध देगा, जवाब गलत हो तो बताइए साहब, सवाल ही ढूंढा था, आपने सवाल ऐसा क्यों पूछा? बच्चे ने कह दिया कि अब लालू दूध देगा, और वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया। वरना आप तो जानते हैं कि चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं। मैं बच्चों के बारे में कहना चाहता हूँ कि बच्चे से संभल के बात करो। बच्चा बोल देगा तो आपकी पोल खोल देगा। एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात पे हो रहा है। 1 मिनट पोल खोल दी उसने। लेकिन मास्टर के पास में आज भी 100 साल पुराना सिलेबस है। बच्चा नए ज़माने का है, 21वीं शताब्दी का है, उसके पास में फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता है। मास्टर के पास में पुराना रिकॉर्ड रहता है। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा खाली स्थान भरो। बिल्लू खाली स्थान भरवाते हैं इसमें? तो मास्टर ने पूछा बिल्लू खाली स्थान भरो। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। हज नहीं बोला उसने, आपका नॉलेज लेने के लिए। खाली स्थान भरो। 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। अब बच्चे को हज का मतलब मालूम नहीं था, तो उसने कह दिया, उसने बोला कि साहब 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। मास्टर ने चांटा दिया, आगे बोले सारे हज को चली कि तो टेढ़ी मेढ़ी चली। तो बच्चा बोला कि सर 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी। और वो तो आपकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। टेढ़ी मेढ़ी। वरना मास्टर साहब जाना तो आपको ही पड़ता हज। बच्चे बड़े शार्प हैं, उनको फालतू बातें पसंद नहीं है। एक मोटा इशारा देता हूँ। मास्टर ने पूछा बिल्लू से, बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू बोला भाई साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। अगर आप समझे हैं तो बिल्लू ने सही जवाब दे दिया, हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, ये बता पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला अभी आपको बताया ना मास्टर साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। तो मास्टर ने चांटा दिया, अबे ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं?
तो बिल्लू को साफ साफ कहना पड़ा कि मास्टर साहब, जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो उसको रचनात्मक कार्य के लिए समय कहाँ मिलता है। आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैं आपको नई टेक्नोलॉजी के पास ले चलता हूँ जी। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी पूरी तरह छा गई है। हम लोग अमेरिका से टक्कर लेने लगे हैं और मोबाइल और ये और इंटरनेट वगैरह सब आ गया है। एकदम नया आविष्कार है ऑनलाइन सर्विस। घर बैठे सामान ले लो, आप बाजार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस ऑनलाइन सर्विस का शिकार हो गया बुरी तरह। अभी मेरी और मेरी पत्नी की शादी की पुण्य तिथि थी। इसमें क्या हंसने की बात है, शादी करना पुण्य का काम माना गया है। हम दोनों ने पुण्य का काम किया। पुण्य का काम एक बार किया, तिथि हर साल आ जाती है। तो तिथि आ गई हम दोनों की शादी की पुण्य तिथि। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं बाजार जाता हूँ, शादी की सालगिरह है, बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे, 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आता हूँ। तो बीवी ने मुझसे कहा कोई ज़रूरत नहीं है, डायरी में नंबर लिखा हुआ है, आप तो फ़ोन घुमाओ, ऑर्डर दो, घर पे माल आ जाएगा। मैंने वही किया सर, घुमाया, ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई। वहाँ से मिठाई की दुकान में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दबाइए, रेवड़ी गजक के लिए 2 दबाइए, नमकीन के लिए 3 दबाइए। अब मेरे को तो लड्डू लेना था तो मैंने लड्डू का ऑर्डर दिया। मिठाई के लिए 1 दवाई, रेवड़ी के लिए 2 दवाई, नमकीन के लिए 3 दवाई। मैंने मिठाई के लिए 1 दवाई, लड्डू के लिए 1 दवाई। अगला पीछा नहीं छोड़ रहा है। लड्डू के लिए 1 दवाई, रबड़ी के लिए 2 दवाई, गुलाब जामुन के लिए 3 दवाई। मेरे को तो लड्डू लेने थे तो मैं लड्डू का दबा दिया। तुरंत जवाब आया, बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई, बेसन के लड्डू के लिए 2 दवाई, खोए के लड्डू के लिए 3 दवाई। अब मेरे को तो बूंदी के लड्डू लेने थे तो मैंने बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबा दिया। 1 किलो बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई, 2 किलो के लिए 2 दवाई, 5 किलो के लिए 5 दवाई, 50 किलो के लिए 6 दवाई। सुनते सुनते मेरी खोपड़ी भरना गया। घबराहट में मुझसे 50 किलो का बटन दब गया। अब मैं घबराया, मैंने कहा यार तो 50 किलो लेना पड़ेगा। तो मैंने फ़ोन काट दिया और उससे कहा कि भाई साहब माफ़ करना, मैंने तो नंबर मिलाया नहीं। हम लोग घर में 15 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है। जब तक उसने 1 दबाया, जब तक उसने 15 नंबर का नंबर लगाया, मैं बाजार गया और 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आया। और थोड़ा सा सुनाऊंगा, बस मैं ज़्यादा नहीं, तो ठीक है नहीं, लेकिन सुनाने का बहुत मन है। कोई भी कभी सुनाने के लिए आता है, लेकिन अपनी मुश्किल में तब पड़ जाता है कि जब तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन आपकी मोहब्बत मेरा साथ है। कोई नहीं, छोटा सुना दो, कोई बात नहीं। बहुत छोटा सुना। बताया कि मैं जंगलों के डाकू के इलाके से आया हूँ। मैंने जंगल में अपना मकान बनाया। तो ये गजल बहुत अच्छी है। मैंने जंगल में अपना मकान बनाया, ताज़ा हवा में रहूँगा सोच करके। लेकिन दोस्त लोग छोड़ते नहीं है, घर पे आ गए, बोले आप तो बाहर रहते हैं, बीवी बच्चे अकेले रहते हैं, भाभी अकेली रहती है, आप तो कुत्ते पाल लो। तो मैंने 2-3 कुत्ते पाल लिए। उन दिनों में काफ़ी मोटा था और मेरे घर में कुत्ता भी काफ़ी मोटा था। तो मैंने गेट पे बोर्ड लगा दिया, मोटे कुत्ते से सावधान। इस बात का बुरा असर पड़ा। हर आने वाला मेरे को अतिरिक्त आदर की निगाह से देखने लगा। एक ने तो सीधे ही पूछ लिया, आप ही हैं क्या? तब मेरे को गलती समझ में आई कि मैंने क्या किया। बोर्ड उतार दिया, लेकिन समस्या का समापन नहीं हुआ। तीसरे दिन मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया। सुनने लायक मामला है। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने के लिए गया तो मैंने भगवान की कसम अंडे वाले से बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा, जो कोई भी पूछता, आप भी पूछते। मैंने अंडे वाले से पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग भी गलत समझ रहे हैं शायद। अपन जैसे पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए, उसी लपेट में पूछा मैंने उससे कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो घूर के बोला कि आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? मैंने कहा भाव बता दे, तरीका तू जान, इंडस्ट्री तेरी है कि मेरी है। वो मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है?
मैंने कहा अंडे की घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। 12 बजे रोज वही देते हैं। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे ही देते रहते हैं? बोले खानदानी काम है, खानदानी व्यापार है 1919 का। बाबा को बेहतरीन अंडे देते थे। दोस्तों आप हंसते हैं, आप तालियां पीटते हैं, मैं अपना माथा पीटता हूँ। मिर्ज़ा गालिब का शेर मुझे याद आता है। हम लोग वही ज़िंदगी जीते हैं, क्या करें, हंसाने के लिए पैदा हुए हैं। लोग हमारी गंभीरता को समझ नहीं पाते। तो मिर्ज़ा गालिब का शेर पढ़ता हूँ मैं कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तमाशाए अहले बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं स्वस्थ होकर आऊँगा तो आपको बहुत सी जोरदार तालियां भाई फरीद चौधरी जी के लिए भी।